इस समय कहाँ है डॉन वाले वीडियो के हम अब तक 4 पार्ट बना चुके हैं। इसके पहले पार्ट में हमने आपको एजाज लकड़ावाला, अबू सलेम, छोटा राजन, रवि पुजारी और अश्विन नाइक की कहानी सुनाए थे। वहीं दूसरे भाग में आप छोटा शकील, अरुण गवली और डी.के. राव की कहानी सुने थे। इसके तीसरे भाग में आप टाइगर मेमन, अमर नाइक और बड़ा राजन की कहानी सुने थे। इसी सीरीज के चौथे भाग में आप अनिल परब, दिलीप बुआ और फरीद तानशाह की कहानी सुन चुके हैं। अब इसी सीरीज के अगले पार्ट यानी कि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ और कहानी। आज की कहानी भी पिछले 4 भागों की तरह दिलचस्प होने वाली है, इसीलिए अब बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में पहली कहानी है फारूक टकला की। फारूक का जन्म 17 फरवरी साल 1961 को मुंबई में हुआ था। उसका पूरा नाम यासीन मंसूर मोहम्मद फारूक है, लेकिन अंडरवर्ल्ड में उसकी पहचान फारूक टकला के नाम से ही है, क्योंकि उसके सर से बाल उड़ गए थे। और आप लोग अब तक यह तो जान ही गए होंगे कि अंडरवर्ल्ड में ऐसे ही आड़े तिरछे नाम रखे जाते हैं। फारूक पर हत्या, फिरौती और आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के कई आरोप लग चुके हैं। सीबीआई के अनुसार फारूक ही वह शख्स है जिसने मुंबई में बम धमाके का पूरा प्लान बनाया था और टाइगर मेमन के साथ बैठकर पूरा खाका तैयार किया था। फारूक ही वह शख्स है जिसने कहां कहां पर बम लगाने हैं इस बात का फैसला किया था। उसका फैसला इतना सटीक था कि कोई भी उसे बदलने की सोचा भी नहीं और जहां जहां फारूक ने कहा वहीं पर बम रखा गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि शहर में एक के बाद एक 12 जगहों पर धमाके किए गए। कहा जाता है कि साल 1993 में बम धमाके के बाद जब फारूक भारत से दुबई भाग गया तो भारत सरकार ने साल 1995 में इंटरपोल से मदद मांगी थी। इसके बाद इंटरपोल ने साल 1995 में फारूक टकला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, लेकिन इस दौरान दुबई में रहते हुए फारूक लगातार डी कंपनी के साथ संपर्क में रहा। ऐसा बताया जाता है कि वह दुबई में डी कंपनी में अकाउंट का काम संभालता था। इंटरपोल ने माना कि फारूक आपराधिक षड्यंत्र रचने, हत्या की कोशिश, खतरनाक हथियार रखने समेत कई चार्जेस में आरोपित हैं और 1993 के विस्फोट के लिए मेन कॉन्स्पिरेटर है। फारूक पर यह भी आरोप है कि उसने मुंबई धमाकों के ऐसे लोग जो बाद में दुबई भाग गया उसको भी छुपने के लिए जगह दिया और उसको वहां पर ठहरने की व्यवस्था की। दुबई में रहते हुए फारूक के बारे में जब इंटरपोल को पता चला तो उसने भारत सरकार को आगाह किया और फिर दुबई पुलिस की मदद से उसको मार्च 2018 में गिरफ्तार किया गया। फिर गिरफ्तारी के बाद उसे भारत लाया गया। ऐसा बताया जाता है कि फारूक दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी लोगों में से एक है। कुछ लोग उसे दाऊद का दायां हाथ तक मानते हैं, लेकिन यह सब अंडरवर्ल्ड में परमानेंट कहाँ रहता है, आज इसका तो कल किसी और का। साल 1995 में फारूक के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के करीब 22 साल के बाद उसको सीबीआई अपनी गिरफ्त में ले पाई है। मुंबई बम धमाके से जुड़े केस की सुनवाई मुंबई की टाडा अदालत में चल रही है। इस मामले की सुनवाई 1995 में शुरू हुई थी। मामले की चार्जशीट 10,000 पेज से ज़्यादा की हो चुकी है। साल 2018 में भारत लाया गया फारूक मुंबई की जेल में बंद है और उस पर अभी अंतिम फैसला नहीं आया है। अब चलिए आपको लेकर चलते हैं इस वीडियो की दूसरी कहानी पर और यह है फिरोज कोंकणी की कहानी। फिरोज कोंकणी का पूरा और असली नाम फिरोज कोंकणी नहीं बल्कि फिरोज अब्दुल्ला सरगुरु था। यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले से आता था। रत्नागिरी जिले को कोंकण क्षेत्र भी कहा जाता है, जिस वजह से उसका नाम फिरोज कोंकणी पड़ गया था। शुरू से देखें तो फिरोज का दूर दूर तक अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक लड़की से मोहब्बत के चक्कर ने उसे अंडरवर्ल्ड में शामिल करवा दिया। आपको सबसे पहले हम यह कहानी सुना देते हैं। फिरोज को एक लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की मुंबई की एक कॉलेज में पढ़ती थी। इस लड़की से मिलने के लिए फिरोज हर हफ्ते मुंबई आता था और उसको मिलता था। यह बात उसी कॉलेज के एक लड़के को पसंद नहीं थी, जिसके बाद उस लड़के के साथ फिरोज की बहस हो गई और फिरोज ने उसे चाकू मार दिया। यह 90 के दशक के शुरुआती सालों की बात हो रही है, तब बम्बई विस्फोट नहीं हुआ था। इस घटना ने फिरोज कोंकणी को जेल पहुंचा दिया। जेल में ही वह अंडरवर्ल्ड के कुछ गुर्गों के संपर्क में आया और अब वह भी मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में शामिल होने वाले हर नए लड़के को
पहले शूटर बनाया जाता था, क्योंकि शूटर लोगों का जलवा ही अलग होता था। फिरोज कोंकणी भी अब शूटर बन चुका था और कुछ ही दिनों में वह अपना अच्छा खासा नाम बना लिया था। फिर साल 1993 में बम्बई विस्फोट हुआ और मुंबई अंडरवर्ल्ड बिखर गया, लेकिन मुंबई में इसकी दहशत कम नहीं हुई थी। फिर वो समय भी आया जिसने फिरोज कोंकणी को अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा शूटर बना दिया। तारीख 25 अगस्त 1994। इस समय तक मुंबई धमाकों के जख्म से उबरा भी नहीं था कि इस दिन भाजपा के एक बड़े नेता रामदास नायक की बांद्रा में मर्डर कर दिया गया। यह मर्डर फिरोज कोंकणी ने किया था, जिसमें उसने AK-56 का इस्तेमाल किया था। यह पहली बार था जब अंडरवर्ल्ड के किसी शूटर ने मर्डर करने के लिए AK-56 का इस्तेमाल किया था। इस घटना के बाद शहर में और ज़्यादा दहशत फैल गई। पुलिस अब किसी भी कीमत पर कोंकणी को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस लगातार उसको ट्रेस कर रही थी। पुलिस ने अपने कई मुखबिर को उसके पीछे लगा रखा था, लेकिन फिरोज ने 2 मुखबिर को भी मार डाला था। अब पुलिस और ज़्यादा सतर्क हो गई थी। कुछ महीनों के बाद पुलिस को फिर से एक इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें फिरोज के बेंगलोर में होने की बात कही गई। मुंबई पुलिस को भरोसा हो गया। मुंबई क्राइम ब्रांच के उस समय के DCP राकेश मारिया हुआ करते थे। उनके नेतृत्व में एक टीम बनी और वह अब बेंगलोर जाने के लिए तैयार थी। खबर मिली कि फिरोज अपने 2 साथियों के साथ बेंगलुरु के एक सिनेमा हॉल में शाम 6 से 9 का कोई शो देखने जा रहा है। इस खबर की सूचना मिलते ही मुंबई से आधा दर्जन की पुलिस फोर्स बेंगलोर के लिए रवाना हो गई, लेकिन बेंगलोर पहुंचकर पता चला कि फिरोज आज सिनेमा देखने आ ही नहीं रहा है, बल्कि वह आज की रात एक होटल में रुकने वाला है। यह खबर मुंबई में राकेश मारिया के पास पहुंच गई, जिसे उन्होंने आनन फानन में अपनी टीम के पास बेंगलोर पहुंचवाया। अब बेंगलोर गई पुलिस की टीम उस होटल में पहुंची जहां फिरोज कोंकणी आने वाला था, और उन लोगों ने होटल मैनेजर को सारी बात बताई। होटल मैनेजर ने भी कोऑपरेट किया और फिर क्राइम ब्रांच की टीम ने वेटर बनकर फिरोज कोंकणी को गिरफ्तार कर लिया। जब वह जेल में था तब अंडरवर्ल्ड के गलियारों में फिरोज की बहादुरी की चर्चा हो रही थी। AK-56 यूज करने के लिए सब उसकी वाहवाही कर रहे थे। उसके ऊपर अरुण गवली गैंग और राजन गैंग की भी नज़र थी, जो दाऊद गैंग को पसंद नहीं आ रही थी। उसी समय से वह D कंपनी के लिए भी खटकने लगा था। लगभग 3 साल के बाद साल 1997 में जब पुलिस जांच करवाने के लिए उसको JJ हॉस्पिटल ले जा रही थी, तब उसके साथ सलीम बेग नाम का एक आरोपी भी था। उसी समय अंडरवर्ल्ड के गुर्गों ने पुलिस के गाड़ी पर हमला कर दिया और दोनों अपराधी सलीम बेग और फिरोज कोंकणी फरार हो गया। उस दिन हुए उस हमले में कांस्टेबल BD कार्डिले मारा गया और वहीं एक मोटरसाइकिल खड़ी थी जो फिरोज को लेकर भाग गया। इसके बाद फिरोज नेपाल के रास्ते दुबई भाग गया और फिर कभी मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा। जब फिरोज के भागने की जांच की गई तब मुंबई पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतीश गावते और कांस्टेबल सूर्या सावंत के साथ ही फिरोज के पिता अब्दुल्लाह पर भी इसके आरोप लगे थे। लेकिन उसके बाद की जिंदगी भी फिरोज कोंकणी के लिए आसान नहीं होने वाली थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के दुनिया में गैंग के अंदर भी गैंग थी और सबके अपने खासम खास लोग थे। छोटा शकील का आदमी अनीस का नहीं था और अनीस का आदमी राजन का नहीं था। इसी फेवरेटिज्म के खेल में फिरोज कोंकणी एक दिन जब दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम के बारे में कुछ गलत बोल रहा था, तो अनीस के आदमी ने उसको सुन लिया और अनीस को बता दिया। इसके बाद बौखलाए अनीस ने हफ्ते भर के अंदर ही फिरोज कोंकणी की फील्डिंग लगा दिया और वह मारा गया। इस तरह से अंडरवर्ल्ड में आने के बाद फिरोज कोंकणी ना तो घर का रहा और ना ही घाट का। तो चलिए अब हम आ चुके हैं इस वीडियो के आखिरी कहानी पर, और यह है हेमंत पुजारी की कहानी। ऐसा कहा जाता है कि हेमंत पुजारी की एंट्री अंडरवर्ल्ड की दुनिया में 90 के दशक के आखिरी सालों में हुई थी। इससे पहले हेमंत पुजारी घाटकोपर में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा था। बहुत ही ज़्यादा गर्म मिजाज का हेमंत पुजारी था तो वेटर, लेकिन उस समय भी वह अपराध जगत से जुड़ा हुआ था। ऐसे ही खेरवाड़ी में एक मर्डर हो गया। इस मर्डर के सिलसिले में हेमंत पुजारी का नाम सामने आ गया। मुंबई पुलिस उसके पीछे पड़ गई। अब भागना या छुपना उसकी मजबूरी हो गई थी। ऐसे ही मजबूरी में उसे साथ मिला छोटा राजन का। छोटा राजन उस समय मुंबई में नहीं था, लेकिन उसके गुर्गे अभी भी मुंबई में एक्टिव थे। गैंग में शामिल होते ही हेमंत पुजारी को शूटिंग का काम मिल गया।
वह शूटर बन गया और छोटा राजन के दिए गए असाइनमेंट को पूरा करने लगा। हेमंत पुजारी का नाम सबसे ज़्यादा उन लोगों के मर्डर के लिए सामने आया जो बम्बई ब्लास्ट के आरोपी थे और जेल से जमानत पर बाहर आए हुए थे। छोटा राजन उसको काम देता गया और हेमंत पुजारी काम करता गया। हेमंत पुजारी की लोकप्रियता अब अंडरवर्ल्ड के गलियारों में बढ़ने लगी थी। अब गैंग में उसका प्रमोशन भी हो गया था। अब छोटा राजन का एक्सटॉर्शन वाला डिपार्टमेंट हेमंत पुजारी देखने लगा था। बात एरिया की भी हो रही थी और वर्चस्व की भी। वो किसी की नहीं सुनता था। बिल्डर्स और डॉक्टर्स उसके निशाने पर रहते थे। वह जमकर उगाही करता और अपना रौब दिखाता। इस तरह की घटनाओं के बाद धीरे धीरे हेमंत पुजारी भी अब मुंबई पुलिस के हिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने लगा था। मुंबई पुलिस क्योंकि अब इन सब एक्टिविटी को टॉलरेट करने के मूड में नहीं थी। जब हेमंत पुजारी पर दबिश बढ़ी तो उसने देश छोड़ दिया। कुछ सालों तक बाहर ही रहा। फिर साल 2001 में जब छोटा शकील ने छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला किया, तब हालांकि छोटा राजन तो वहां से बचकर भाग गया, लेकिन उस घटना के बाद छोटा राजन अब खुद ही कमजोर पड़ गया था। नतीजा यह हुआ कि अब छोटा राजन का गैंग टूट गया था। छोटा राजन के गैंग से अलग होने के बाद हेमंत पुजारी ने अपना खुद का गैंग बना लिया। इसे हेमंत पुजारी गैंग या HP गैंग का नाम मिला। हेमंत के पास उसके खुद के भरोसे के लोग थे, जिसके बलबूते वह वापस मुंबई में एक्सटॉर्शन का धंधा शुरू किया। इस बार बिल्डर्स, डॉक्टर्स के अलावा उसके निशाने पर छोटे व्यापारी भी रहने लगे थे। ऐसा ही एक केस सामने आया साल 2011 में। मुंबई में गोरेगांव स्टेशन के बाहर मोंगिनीज केक का एक दुकान था, जिसके मालिक का नाम था अंगारा पुजारी। हेमंत पुजारी और उसका गैंग साल 2008 से ही अंगारा पुजारी के पीछे पड़ा था और उससे हफ्ता मांग रहा था। कथित तौर पर यह हफ्ता 50 लाख का था, जिसे अंगारा ने देने से मना कर दिया था। साथ ही अंगारा पुजारी ने इसके बाबत पुलिस में हेमंत पुजारी के खिलाफ FIR भी दर्ज करा चुका था। पुलिस ने इधर ढील दी और उधर हेमंत पुजारी ने शूटर को हायर करके अंगारा पुजारी की फील्डिंग लगा दी। अंगारा पुजारी को उसके दुकान के सामने ही गोलियों से भून दिया गया। इस शूटर की पहचान शब्बीर उर्फ नूरुल इस्लाम सुलेमान के रूप में हुई थी, जिसे उत्तर प्रदेश से हायर किया गया था। इस घटना के बाद हेमंत पुजारी वियतनाम भाग गया। वह दुबई या बैंकॉक नहीं भाग सकता था, क्योंकि उधर D कंपनी से उसको खतरा था। इसीलिए वह वियतनाम या किसी अफ्रीकी देश को भागता था। इस बार वह वियतनाम भागा था। इसके बाद साल 2013 में खबर आई थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह बुरी तरह से घायल हो गया है, लेकिन उसके मरने की पुष्टि नहीं की गई थी। इसके बाद मुंबई पुलिस लगातार मंगलोर में उसके घर को भी ट्रेस करती रही, लेकिन उसे कोई भी अपडेट नहीं मिला। कथित तौर पर माने तो एक्सीडेंट के बाद वह काफ़ी बीमार भी हो गया था, जिससे कि अब तो उसके जिंदा होने पर ही संदेह होता है। तो यही थी आज की हमारी कहानी। बाकी के डॉन का वीडियो अगले भाग में। आज की इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। साथ ही मुंबई अंडरवर्ल्ड के सभी डॉन्स का वीडियो देखने के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोरा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोरा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोरा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।